नाउ DBMS हम लोग सबसे पहले समझ लें DBMS होता क्या है। DBMS इज कॉल्ड द कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी बहुत सारा रिकॉर्ड जब एक साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो उसे हम लोग डेटा बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हमको क्या करना है, डेटा को मैनेज करना, ठीक है। लेकिन डेटा मैनेज होगा किस तरीके से, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, और उस स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को जब किसी सिस्टम के साथ हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो सिस्टम उस फॉर्मेट और डेटा या उस स्ट्रक्चर को एक बेटर तरीके से रिकॉग्नाइज करके स्टोर करने में हमारा जब हेल्प करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, DBMS सिस्टम, ठीक है ना। यानी हम रिकॉर्ड्स कहाँ स्टोर करें, कॉपी के ऊपर भी रिकॉर्ड स्टोर करके रख सकते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड को, लेकिन उस रिकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारा चीज़ आपके लिए क्या होगा, क्रिटिकल होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या है, आपका रिकॉर्ड है, और उसी रिकॉर्ड को जब हम किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से किसी सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, DBMS सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस सिस्टम को क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है, इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, मॉडिफाई करता है, ये सारा काम करने का काम कौन करेगा, वो सिस्टम करेगा। और ऐसे सिस्टम को भी हम लोग DBMS सिस्टम बोलते हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सो डेटाबेस इज डिफरेंट एंड डेटाबेस सिस्टम इज डिफरेंट, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मली लोग डेटा को या डेटाबेस को, ठीक है, ही क्या वो सोचते हैं कि DBMS है वो। DBMS पूरा DBMS को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, यानी एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर उस सिस्टम को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, तभी हम उसको DBMS सिस्टम बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये जो एक्सेस है, ये DBMS सिस्टम है, ठीक है। MySQL क्या है, DBMS सिस्टम है। SQL क्या है, DBMS सिस्टम है। Oracle क्या है, DBMS सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं तब हम DBMS का काम कर पाते हैं। और इस दोनों ही के अंदर दो चीज़ों को समझना जरूरी होता है, एक होता है डेटाबेस, ठीक है, और दूसरा उसके जितने सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग डेटाबेस के अंदर किस तरह से मैनेज करके रखते हैं, इस सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। तो डेटाबेस होता क्या, कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड, बहुत सारा रिकॉर्ड जब एक साथ एक जगह पर एक टेबलेट फॉर्मेट के अंदर स्टोर करके हम रखते हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, DBMS सिस्टम, ठीक है ना, ठीक है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को क्या करता है, मैनेज करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, DBMS सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी देखो, अगर हम किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, तो उस सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शनलिटी है उसे भी क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं स्कूल को इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो स्कूल के अंदर क्या क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, टीचर्स होंगे, एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट होगा, फीस होगा, फैकल्टीज होगा, ये सभी के सभी क्या होंगे, स्कूल का डेटा। और इस सारे डेटा को जब एक साथ हम लोग स्टोर करके रखेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस। और उस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब एक्सेस का यूज़ करेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, DBMS, ठीक है। SQL का यूज़ करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, DBMS। Oracle का यूज़ करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, DBMS, ठीक है। सो डेटाबेस क्या है, टेबल क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, DBMS क्या है, ये सारा चीज़ें अब आपको समझ में आ चुका होगा। तब हम इम्प्लीमेंटेशन की ओर मूव करते हैं। जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करेंगे DBMS में, तो हमारे पास इस तरीके का एक विंडो आएगा। इस विंडो में राइट हैंड साइड में रिसेंटली आपने जितने सारे डेटाबेस को क्रिएट किया है या इम्प्लीमेंटेशन किया है, ओपन किया है, उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर रिसेंटली जितने सारा डेटाबेस ओपन है वो शो करता रहेगा। इसके अलावा ये डिज़ाइन टेम्पलेट्स है, यानी प्री डिज़ाइन फॉर्मेट है। अगर आपको एसिड से रिलेटेड डेटाबेस को क्रिएट करना, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड डेटाबेस को क्रिएट करना है ना, इवेंट से रिलेटेड डेटाबेस को क्रिएट करना, सेल से रिलेटेड डेटाबेस को क्रिएट करना, तो ये प्री डिज़ाइन फॉर्मेट है। आपको यहाँ पे क्लिक करना, एक विजार्ड ओपन होगा, उस विजार्ड के अकॉर्डिंग आप फॉलो करिएगा, अपने आप डेटाबेस क्रिएट होगा। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट क्लिक आउट करते जाना, डेटाबेस क्रिएट होता जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद से एक डेटाबेस, नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन है। इस ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में ब्लैंक डेटाबेस को कहाँ क्रिएट करना है उसके लिए एक यूजर पाथ मांगेगा, और ये पाथ प्री डिफाइन है क्या कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर, आर्यन नाम का उसका यहाँ पर क्या है, एक फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम का एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर यहाँ पर आप जो भी नाम दीजिएगा वो जाके क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस फोल्डर के अंदर नहीं, किसी दूसरे लोकेशन में हमको डेटाबेस को क्रिएट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और वो लोकेशन प्रोवाइड करिए जिस लोकेशन में आप डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए डेटाबेस का लोकेशन जो है आपको चूज करना है, जैसे डेस्कटॉप के अंदर हमको डेटाबेस को क्रिएट करना, और आपको लगता है कि नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग एक फोल्डर क्रिएट कर दूँ और उस फोल्डर के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करूँ, न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और मैं यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम के नाम से क्या कर रहा हूँ, फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर दिया और इस फोल्डर के अंदर हमको किस नाम से डेटाबेस को क्रिएट करना है, ठीक है, वो नेम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ कोड एजुकेशन,
कोड अंडरस्कोर एडुकेशन, ठीक है, यहाँ ओके कर देता हूँ। कोड एडुकेशन डॉट ACCDB, दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। हम जब भी किसी फाइल को क्रिएट करते हैं उसका एक एक्सटेंशन होता है और उस एक्सटेंशन के थ्रू ये एप्लीकेशन ये समझ पाता है, सॉफ्टवेयर ये समझ पाता है कि उस फाइल को किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। जैसे अगर हम एक्सेल में किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन .xlx होता है, या लेटेस्ट यूज़ करेंगे तो XLSS होगा, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन है। जब भी हम एक्सेल के फाइल को ओपन करते हैं एक्सेल में ही ओपन होता है, पावर पॉइंट में तो ओपन नहीं होता वो। जब पावर पॉइंट के फाइल को ओपन करते तो PPTX होता है, ये उसका एक्सटेंशन है। तो हर एक सॉफ्टवेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन के बेसिस पे ही वो सॉफ्टवेयर उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होता है जिसमें वो क्रिएटेड है। तो यहाँ पर एक्सेस का जो डेटाबेस का एक्सटेंशन है वो क्या है, ACCDB, ठीक है। ये अपने आप आ गया और यहाँ पर क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करिएगा, आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और आप कैसे समझिएगा कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, यहाँ पर देखिए ऊपर में कोड एडुकेशन, यही नाम दिया था आप लोगों ने, ये शो कर रहा है यहाँ पर कोड एडुकेशन डेटाबेस है, एक्सेस 2007 में क्रिएट हो रहा है ये। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक टेबल 1 आ चुका है। अब टेबल 1 के रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पर चाहो तो डायरेक्टली एंटर करके उसके बाद आप सेव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको डेटाबेस के अंदर जो टेबल चाहिए वो आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, यानी आप जैसा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसी तरीके का टेबल आपको चाहिए। तो यहाँ पर फिर से व्यू में जाएंगे और यहाँ पर क्या चूज़ कर लेंगे, डिज़ाइन व्यू। जैसे डिज़ाइन व्यू चूज़ करेंगे बोलेगा भाई जो टेबल 1 है इसका क्या नाम देना चाहते हो आप, नाम बताओ, ठीक है, कि किस नाम से आप टेबल को स्टोर करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल का नाम स्टूडेंट दे देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नाम का टेबल सबसे पहले क्रिएट करेंगे कोड एडुकेशन के अंदर। तो हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। अगर आप एडमिशन लेते हुए फॉर्म को देखे होंगे तो आपको वहाँ पर स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सारा चीज़ों का कॉलम दिखा हुआ होगा। यानी हमको स्टूडेंट्स का बेसिक इतने इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। और ये इसलिए कि कल को अगर हमारा फॉर्म खो भी जाए तो भी कोई बात नहीं, कोई कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि वो सारा फॉर्म हमारे हाथ से निकल गया तो भी हमारा रिकॉर्ड कहाँ स्टोर है, हमारे डेटाबेस में स्टोर है। वहाँ से हम सारी चीज़ों को, सारे डिटेल्स को विद इन अ क्लिक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम किस किस चीज़ों को यहाँ स्टोर करेंगे, स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होगा उसके अकॉर्डिंग थिंक करके हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करेंगे। एज वेल एज राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर डेटा टाइप, वो एट्रीब्यूट्स किस टाइप के डेटा रिकॉर्ड्स को स्टोर करेगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, डेट एंड टाइम टाइप का वैल्यू होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए स्टूडेंट ID को स्टूडेंट ID शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और स्टूडेंट ID का डेटा टाइप जैसे हम यहाँ पर F001 F002 इस तरह से देते हैं। तो हमको यहाँ पर ID टेक्स्ट में चाहिए, अगर F नहीं होता तो न्यूमेरिकल डेटा यूज़ कर सकते थे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको किस में लेंगे, एज अ टेक्स्ट में। जब आप यहाँ पर डेटा टाइप के ऊपर क्लिक करिएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस नो, है ना, OLE, ऑब्जेक्ट, हाइपर लिंक, अटैचमेंट, है ना, इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें से हमको क्या चूज़ करना, बेस्ट क्या फिट कर रहा है, टेक्स्ट, क्योंकि हम जो डेटाबेस में स्टूडेंट ID एंटर करते हैं वो टेक्स्ट और न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट के अंदर ही आएगा। तो टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आपको डिफाइन करना है यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई स्टूडेंट ID का मतलब क्या। बहुत सारा ऐसा शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर लीजिएगा जिस शॉर्ट फॉर्म को आप जानते हैं कोई और नहीं जानता, आप अपने सिस्टम के लिए बेस्ट है, आपको पता है कि वो ID वो पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म क्या है। लेकिन दूसरा कोई पर्सन जब इसी डेटाबेस को अपडेट करने के लिए आएगा या इसके अंदर कोई चेंजेस करने के लिए आएगा तो उसको स्टूडेंट ID का मतलब नहीं पता, तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में उसको लिखना होगा। लिखना चाहते हैं लिखिए, अगर नहीं लिखिएगा तो डेटाबेस कोई एरर प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऐसा फील्ड है जो आपको अगर एंट्री करना है करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपको एंट्री करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टूडेंट ID ऐसे लिख सकते हैं और वो चलेगा। बस यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी फील्ड नेम लिखेंगे फील्ड नेम के बीच में कोई स्पेस गैप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेम सेम लिखेंगे, यहाँ स्पेस भी रहेगा, जैसे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट ID हो गया तो इसके बाद क्या स्टोर करेंगे हम लोग, स्टूडेंट का नेम, ये भी टेक्स्ट में होगा। अब देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट में है, ये भी टेक्स्ट में है, लेकिन इस टेक्स्ट का अपना प्रॉपर एक लेंथ हम डाल देते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, स्टूडेंट ID 4 कैरेक्टर से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। कितना कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर्स। तो अगर 4 कैरेक्टर्स हम यहाँ पर जब इस फील्ड को सेलेक्ट करके रखें, नीचे में देखिए फील्ड साइज का रहना है कितना, 255। बाय डिफॉल्ट एक्सेस के अंदर एक फील्ड जब हम लोग जनरेट करते हैं तो उसके अंदर 255 कैरेक्टर तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि हमारा स्टूडेंट ID 4 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब एक सवाल उठता है कि सर 4 करेंगे क्यों, 255 ही रहता तो अच्छा रहता। ये एक क्वेश्चन था ना कि 255 रहता तो अच्छा रहता, 4 क्यों करेंगे। नॉर्मली हम लोग डेटाबेस सिस्टम को जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि भाई
यूज़र टाइप जो मिस्टेक है वो नहीं हो, यूज़र जो बाई मिस्टेक गलती कर देता है वो नहीं हो। अगर हमारा स्टूडेंट आईडी 4 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होता है तो 5वां मैं एंट्री करवाऊँ ही क्यों? अगर मैं 5वां एंट्री करने के लिए स्पेस छोड़ दूँ, 10वां या 255 कैरेक्टर छोड़ दूँ, तो कोई 10 कैरेक्टर तक का भी एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको पता है मेरा स्टूडेंट आईडी 4 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना, तो हम उसके फील्ड को कितना डिफाइन कर देंगे? 4। तो कोई भी पर्सन 4 से ज़्यादा एंट्री करेगा उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं वो, ठीक है, एरर नहीं होगा। तो एरर जो होने की संभावना है उसको जितना कम, हालांकि 100% एरर खत्म कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जितना हद तक उस एरर को खत्म कर दे उस तरीके से ही डेटाबेस को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि कोई पर्सन अगर एंट्री भी करे तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पर 4 कर दिया। अब चलिए हमारा स्टूडेंट आईडी में जो बेसिक स्टूडेंट्स होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? एफ से, फंडामेंटल कोर्स, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एफ से। तो हम क्या करते हैं, इधर डिफॉल्ट वैल्यू में कितना डाल दिया? एफ, और इंटर की प्रेस कर देंगे। अब डिफॉल्ट वैल्यू में एफ डालने का मतलब क्या होता है कि भाई जब स्टूडेंट आईडी एंटर करेंगे ना तो डिफॉल्ट वैल्यू एफ लेगा ही लेगा, यानी बिना एफ का कोई आईडी नहीं होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? एफ से होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद अब स्टूडेंट नेम आ चुका, अब हम उसका डेट ऑफ बर्थ भी लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ किस में डालेंगे? डेट एंड टाइम में। अब डेट एंड टाइम में अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा पता है? तो होगा ये कि भाई डेट ऑफ बर्थ की जगह पर आप ABCD भी डाल दोगे तो ले लेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की जगह पर कोई भी नंबर डाल दो, 265 दिन, तो भी ले लेगा। समझ में आ रहा? तो ये नहीं करना ना। अगर यहाँ पर टेक्स्ट डाल देते या न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते या टेक्स्ट को जैसे था एज इट इज रहने देते तो कोई भी वैल्यू एंटर करते आप क्या करता, वो एक्सेप्ट कर लेता। तो डेटाबेस जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो रिडंडेंसी जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं हो, जो टाइपिकल एरर होता है वो भी नहीं हो, और नॉर्मली यूजर्स जो एंट्री करते हुए मिस्टेक करते हैं, होता है ना, रेलवे काउंटर के ऊपर जाओगे और जेंडर वाले फील्ड में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई जेंडर में मेल फीमेल की जगह पर तुम 1 2 3 4 एंटर कर दो। वो फील्ड ही ऐसा बना हुआ, वहाँ या तो एम लेगा या एफ लेगा। समझ में आ रहा? तो इस तरह से फील्ड को हमको जनरेट कर लेना है कि जब हम डेटाबेस को बना के किसी यूजर्स को दे तो जो टाइपिकल मिस्टेक होता वो करे भी तो उसको एरर शो करे, बता दे कि भाई यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, इस तरीके का डेटा आप एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहीं पर फिर से डेट ऑफ बर्थ को DOB लिखा है ना मैंने, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ लिख लो, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं। अब आते हैं जेंडर भी दे देते हैं, ठीक में। तो यहाँ पर जेंडर दे दिया। जेंडर में 2 ऑप्शन आएगा, मेल फीमेल, या 3 रख लो तो अदर्स कोई भी, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर जब जेंडर एंटर करोगे तो टेक्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट में लुकअप विजार्ड यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। आप यहाँ पर जेंडर छोड़ के और टेक्स्ट भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जब जेंडर वाले फील्ड में हम आए तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आए और उस लिस्ट में 3 ऑप्शन रहे, मेल, फीमेल एंड अदर, और ये तीनों में से ही कोई एक सेलेक्ट करे आदमी, और कोई दूसरा सेलेक्ट हो ही नहीं। आप अगर मेल फीमेल की जगह पर टेक्स्ट डालोगे तो मेल फीमेल के अलावा कोई और भी एंट्री कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है, बंदर भालू भी दे सकता है कि नहीं। तो वो ऐसा हम दे ही क्यों फील्ड जैसा कि आदमी कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी एंट्री कर दे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन हाथ से लुकअप विजार्ड में जाऊंगा और लुकअप विजार्ड में जाके यहाँ पर क्या ऑप्शन शो कर रहा, 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन क्या है, आई वॉन्ट टू लुकअप, है ना, कॉलम टू लुक अप द वैल्यू इन द टेबल और क्वेरी। अगर आपके पहले से कोई टेबल बना हुआ है वहां से आपको उसको एक्सेस करना, आप इसको सेलेक्ट कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आप जो टाइप करो वही लिस्ट में आए, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 वैल्यू को एंट्री करना है, 3 वैल्यू को एंट्री करना, 4 वैल्यू को एंट्री करना, कर लो। ड्रॉप डाउन लिस्ट में उतने ही वैल्यू आएंगे। तो मैं यहाँ पर मेल, फीमेल और अदर, आजकल ये कॉलम भी आ चुका, गवर्नमेंट के साथ से अप्रूव हो चुका, तो आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। जब आप डेटाबेस तैयार कर लोगे तो जब जेंडर वाले फील्ड में आओगे तो वो 3 ऑप्शन मिलेगा, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी दे दिया, नेम दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया, जेंडर दे दिया, और क्या दे दे, उसके पिताजी का नाम। बिना पिताजी के नाम के हम कैसे उसका एडमिशन लेंगे ही नहीं, तो फादर नेम दे देते हैं। चलो उसको 255 कैरेक्टर तक रख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई साउथ इंडियन नेम हो या कोई भी नेम ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको 255 कैरेक्टर ही रहने देते कि चलो भाई मैक्सिमम इतने कैरेक्टर में मैं एंट्री कर दूंगा। इसके बाद आते हैं और एफ नेम दे दिया, फादर नेम होता है एफ नेम का मतलब, ठीक है। इसके बाद क्या डाले, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भाई एडमिशन लूँगा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, बिना पढ़े लिखे को पढ़ाओगे कैसे, तब तो मुश्किल में पड़ जाओगे,
स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, और मेरे यहाँ कोई बेसिक स्टूडेंट करने के लिए आता तो मैं मान के चलता हूँ बंदा कम से कम 5 पास तो होगा ही होगा, मिनिमम होगा, तो 6 पास तो होगा या 10 पास तो होगा ही होगा। तो हमको क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको क्वालिफिकेशन में भी ड्रॉप डाउन लिस्ट डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई विल टाइप इन द वैल्यू, उसके बाद 10, 12, 6, 5, 10 सबका क्या कर लो, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लो। नहीं करना तो मैं इसको टेक्स्ट ही रखता हूँ इधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं और देते कुछ एड्रेस डालना पड़ेगा ना उसका, क्या एड्रेस डाल देते हैं। अब एड्रेस में भी टेक्स्ट ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एड्रेस होगा तो डेफिनेटली उसका सिटी भी होगा, ठीक है। एड्रेस होगा तो क्या होगा, सिटी होगा, सिटी भी क्या होगा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि नहीं 3-4 सिटी से ही हम स्टूडेंट को लेंगे तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लो, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, ठीक है, पंजाब, लुधियाना, पटना, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ डालना है सब डाल दो, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद सिटी हो गया, एड्रेस हो गया, पिन कोड तो डालना पड़ेगा ना, बिना पिन कोड का पोस्ट ऑफिस नहीं पता चलता है, ठीक है। अब ऐसा कॉलम नहीं बनेगा, नॉर्मली जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो बहुत सारा बोलते हैं डालो पोस्ट ऑफिस क्या है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का कॉलम नहीं रहेगा, हम पिन कोड इंटर कर देंगे, वो पोस्ट ऑफिस अपने आप बता देगा, क्योंकि हर एक पोस्ट ऑफिस का क्या होता है, पिन कोड होता है। अगर आप कोड इंटर कर दोगे उस एरिया का कौन सा पोस्ट ऑफिस से वो बिलोंग करता है, अपने आप पता चल जाएगा। पिन पोस्ट ऑफिस नहीं भी डालेंगे कोई बात नहीं। अब आए पिन कोड डाल दिए तो सब कुछ पता चल जाता है कौन सा स्टेट का है वो भी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्टेट भी यहाँ पर डाल दें, स्टेट भी डाल लो, ठीक है। अब हम लोगों ने डाल दिया क्या, एड्रेस डाल दिया, सिटी डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, स्टेट भी डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में आप चाहो तो यहाँ पर नंबर दे सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 9 डिजिट से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत टाइम कॉन्टैक्ट में ऐसा वैल्यू स्टोर करना पड़ता है जिससे पहले प्लस लगाना पड़ता है। जैसे इंडिया का कोड जो स्टार्ट होता है +91 से होता है, तो प्लस आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर नहीं देके हम इसमें टेक्स्ट ही रहने देंगे। और टेक्स्ट का साइज़ अगर आपको 10, 12 जितना भी रखना, मैं 10 ही रखता हूँ, ठीक है। आप 12 रख सकते हो, जैसे 13 रख सकते हो। जैसे 10 मोबाइल नंबर हो गया +91, तो प्लस एक कैरेक्टर हो गया, 91 2 हो गया, तो 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। आप 13 रखना चाहो 13 रख सकते हो, मैं 10 ही रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चले, इसके बाद कॉन्टैक्ट आ चुका है आपका। कॉन्टैक्ट के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है, वो है ईमेल आईडी, ठीक है। अब ये ईमेल आईडी में @ हो रहना जरूरी है ना, क्या ईमेल आईडी में क्या रहना चाहिए, @ रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी के फील्ड को किस में शो कर देंगे, हाइपरलिंक में। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप जैसे ईमेल आईडी एंटर करोगे उसके साथ हाइपरलिंक हो जाएगा वो, ठीक है। अब ईमेल डाल दिया, भाई बिना फोटो के चलेगा क्या, फोटो भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर एडमिशन किसी का ले लूँ, एबीसी का, एबीसी ने अपने यहाँ एडमिशन ले लिया और XYZ आके एग्ज़ाम देके चला गया, गड़बड़ा जाएगा ना। ये होता है अपने यहाँ, और टाइम ऐसा हो जाता है, गलती से हो जाता है। क्लास 10 में बच्चा का फ़ोटो किसी और का, एग्ज़ाम कोई और दे रहा है। हाँ, हो ही सकता है अगर ऐसा नहीं हो। अगर डेटाबेस सिस्टम ऐसा आपने नहीं क्रिएट किया, ठीक है। बिहार को नाम से बदनाम मत करो, ठीक है। बिहार ने इस देश को जो दिया है कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। कुछ नहीं दिया है उसने, हर जगह दिया ही है। लिया क्या है बिहार ने, बिहार ने हर जगह दिया है, गौर से देख लो। किसी स्टेट के अंदर जाके बेचारा मार खाता है, गालियाँ सुनता है, बातें सुनता है, फिर भी ठेला लगा के अपने काम को करता रहता है। हो सकता है उसके पेट का सवाल हो, लेकिन काम जरूर करता है वो, है ना। चलिए, तो हम लोग फ़ोटो देते हैं इधर। फ़ोटो देने का मेन पर्पस क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपने फ़ोटो नहीं दिया, किसी स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया, हॉल टिकट के ऊपर क्या रहता है, फ़ोटो रहता है। देने का मेन मोटिव क्या होता है कि वही कैंडिडेट है कि नहीं जो कैंडिडेट फ़ोटो के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अब तो आधार वेरिफिकेशन भी होने लगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए जाए, फोटो के साथ क्या हो रहा है, आधार वेरिफिकेशन और आपका फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा। आप ही हो कि नहीं ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपका बायोमेट्रिक चेंज नहीं हो सकता, आपका आंख का रेटिना चेंज नहीं होगा, फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होगा। वही पर्सन जिसने एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए अप्लाई किया वही एग्जाम में अपेयर होने के लिए आ रहा है कि नहीं,
ये जानना जरूरी होता, नहीं तो इसके अलावा अगर नहीं होगा ऐसा तो आप लोग इसको ज़्यादा बेटर तरीके से जानना चाहते हो तो मुन्ना भाई MBBS देख सकते हो आप लोग, ठीक है। उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम किसी का और दे कोई और रहा है, ठीक है। चलिए, तो फोटो के अंदर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और हमको क्या चूज़ कर लेना है, अटैचमेंट, ठीक है। क्या चूज़ कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर, अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अटैचमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग और चले जाते हैं। अब इतना मान लो डेटाबेस क्रिएट कर लिया, अब फाइल में गए और इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया एक स्टूडेंट का। अब हमको रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर जो डेटाबेस क्रिएट करना था वो क्रिएट कर चुके हैं। अब हम इस टेबल को क्रिएट किए और टेबल में ही आपको डायरेक्टली एंट्री करना है। यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट फील्ड में क्या दिया था हम लोग, डिफ़ॉल्ट में F दिए थे ना, F पहले ही आ गया। आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो, जितना रिकॉर्ड एंट्री करना है एंट्री कर लो। लेकिन बेटर लुक एंड फील के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, है ना। और इस फॉर्म के अंदर हमको क्या करते हैं, फॉर्म इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि लुक अच्छा लगे, लोगों को दिखे, आसानी से वो समझ जाए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। ये टेबल के अंदर वही एंट्री कर सकता है जो इस टेबल को बनाया हुआ होगा, वो पर्सन नहीं कर सकता जो इसको बनाया नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई डेट ऑफ बर्थ में क्या एंट्री करे, कैसे करे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लुक को हमेशा मतलब लोगों के सामने प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए वो यूज़र फ्रेंडली है ना। यूज़र फ्रेंडली का मतलब समझ रहे हो ना, आप सभी लोगों के पास फ्रेंड होंगे, है कि नहीं, फ्रेंड है ना आप सभी लोगों के पास। तो फ्रेंड होता है किस लिए, ताकि जब आपका कोई ना सुने तो वो सुन ले, है ना। जब मम्मी पापा डांटते हैं तो दोस्त के पास जाके बोलते ना आज बहुत पढ़ा है हमको, और वो बेचारा शांत होकर सुनता रहता है, आपसे मजाक करता रहता है, आप कितना भी बोल लो तो भी हंसता रहता है, क्योंकि पता है कि जो आज तुम सुने हो वो भी सुन के बैठा हुआ है, 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, है ना। तो वो ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं आज के डेट में, ठीक है। और ऐसे दोस्त मिल जाए तो शायद नौका जो बीच भंवर में रहता है वो पार ही लग जाए। तो दोस्ती बड़े सोच समझ के करना पड़ता है कि भाई किसके साथ रहे, ठीक है, कौन उस समय हमारे पीछे क्या करे, बैक पुश करे जब हम बहुत प्रॉब्लम में हो और हम आगे निकले, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो डेटाबेस यूज़र फ्रेंडली का मतलब समझ में आ रहा ना, एक ऐसा दोस्त जो आपको समझ रहा, आप प्रॉब्लम में हो तो भी आपको क्या कर रहा है, वो आपको समझ के आपको पुश आउट कर रहा, आपको समझा रहा और आपके काम को आसान कर रहा है, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स आपको आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये भी यहाँ यही हुआ कि आपके प्रॉब्लम्स को समझे, एक ऐसा लोग जो आपको देख ले कि हाँ भाई ये इस चीज़ को समझता है, ऐसा ही बना के दे दो तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से एंट्री कर पाएगा। तो टेबलेट फॉर्मेट में ये उतना अच्छा तरीके से आप एंट्री नहीं कर पाओ हो सकता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डेटाबेस बना लिया मैंने, जो बनाना था डेटाबेस क्या कर लिया, बना लिया। अब हमको क्या करना, फॉर्म को डिज़ाइन करना। तो भाई फॉर्म को जब डिज़ाइन करेंगे तो क्रिएट बटन के ऊपर करते हैं, या फॉर्म डिज़ाइन बटन दिया हुआ है। आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये विजार्ड के टर्म में, मतलब इसको मैं सेलेक्ट करके फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लूँ ना तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो अपने आप फॉर्म डिज़ाइन कर देगा, ठीक है। आपसे कोई मेहनत नहीं कर पाएगा, बोलेगा तुम आराम से बैठो, हम पे क्लिक करो, हम तुम्हारे काम को करने के लिए तैयार हैं, और पूरा फॉर्म डिज़ाइन करके आपको दे दिया, ठीक है। एकदम बढ़िया से देखिए, आपको एकदम दिक्कत नहीं हुआ। अब आप इसको रन करना चाहो, ये डिज़ाइन व्यू है। जब फॉर्म का दो व्यू होता है, डिज़ाइन व्यू जिसमें आपने डिज़ाइन किया है या डिज़ाइन हुआ है, और फॉर्म व्यू जहाँ आपको एंट्री करना है, यानी एक ऐसा लुक जहाँ पर आपको एंट्री करना है वो फॉर्म व्यू होगा। डिज़ाइन व्यू जहाँ पे आपको दोबारा से कोई गलती हो गया, मिस्टेक हो गया तो क्या करना है, ठीक करना है आपको, ठीक है। तो ये डिज़ाइन व्यू है। जब आपको एंट्री करना होगा तो फॉर्म व्यू में जाके किसको चूज़ कीजिएगा, फॉर्म व्यू। ये लेआउट व्यू शो करा, यानी डिज़ाइन व्यू के बाद लेआउट किस तरह से शो करेगा, डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा शो करेगा, ये डिज़ाइन व्यू है आपका, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फॉर्म व्यू के अंदर आपको क्या करना है, इधर एंट्री करना, और आप इस फॉर्म में जो भी एंट्री करोगे वो टेबल में जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। आपको मैंने क्या बोला, फॉर्म कुछ भी है, नथिंग, जस्ट लाइक अ लुक, एक व्यू है कि भाई ये अच्छा अट्रैक्टिव है, ठीक है, अच्छी चीज़ें, अच्छा इंटरफेस आपको मिलता है तो क्या होता है, आप उसके साथ लग जाते हो गेम में। गेम जो भी खेलते होगे, जो गेमर्स हैं उनको अच्छा इंटरफेसेस मिले, ठीक है, तो क्या होता है, वो पैसे भी खर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करता रहता है कि लो भाई पैसे ले लो लेकिन हमको गेम खेलने दो, ठीक है। तो आपको अच्छा इंटरफेसेस क्या करना है, यहाँ पर डिज़ाइन करना,
ये अगर आपको अच्छा लगता है ओके, आप यहाँ एंट्री कर लो, टेबल में जाके स्टोर होगा, ये फॉर्म है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंटरफेस अच्छा नहीं है आपके लिए, आप इसको क्लोज कर देते हैं, डिज़ाइन में क्रिएट में चले जाएंगे, यहाँ फॉर्म डिज़ाइन ऑप्शन दिया हुआ है, इस फॉर्म डिज़ाइन बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्म आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब यहाँ पर आपको रिकॉर्ड को क्या करना है, एंट्री करना है। कैसे करेंगे एंट्री, तो हम यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड शो कर रहा है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जितने सारे फील्ड बनाए थे वो सारा का सारा फील्ड यहाँ पर शो कर रहा है ना। अब इसमें से जो जो फील्ड आपको इधर लेके आना है यहाँ पे डबल क्लिक करना, आपको वो इधर आता जाएगा। नहीं जिसको लाना है आप डबल क्लिक मत करना, इधर नहीं आएगा। लेकिन हमको सभी को लेना है, फॉर्म में एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ मैं और सभी को लेना है। तो स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, इधर आ गया स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड फोटोज आ गया। इस फॉर्म को अगर आपको डिज़ाइन करना लगता है कि इधर उधर हो गया, आप इसको ऐसे माउस के लेफ्ट हैंड को प्रेस करके सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड में ले आते हैं, एक एक करके लाना तो भी ला सकते हो, जैसे डिज़ाइन आपको रखना है उस तरह से डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर ये फ़ोटोज़ है ना आपका, इस फोटोज़ को आपको यहाँ से कहाँ लाना, इधर लाना। ठीक है, फोटोज़ के साइज़ को बड़ा करना, आप इधर ऐसे ड्रैग कर लो। ठीक है, बन गया फॉर्म। अगर आपको लगता है कि भाई इसके बैकग्राउंड थोड़ा कलर होता तो ज़्यादा अच्छा था, आज क्लिक करिए, फिल बैक कलर, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरा कलर चाहिए। ठीक है, फॉर्म डिज़ाइन क्या, जैसे पहले डिज़ाइन था वैसे ये अभी भी क्या हुआ है, डिज़ाइन हुआ। अब इसके अंदर आपको डेटा एंट्री करना, व्यू में चले जाइए और फॉर्म, समझ में आ रहा। अब एफ तो आएगा, क्यों आएगा, एंट्री करते समय जब टेबल क्रिएट कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, तभी डाल दिया था कि भाई जब स्टूडेंट आईडी इंटर हो तो पहला लेटर क्या आ जाए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या दिया था, एफ। एफ तो यहाँ रहेगा, छोड़ेगा नहीं जान। ठीक, 4 में एक तो ले लिया, अब 3 और डालना है। कितना मैक्सिमम साइज दिए थे, 4, एक एफ है, 3 और एंट्री करना है। तो मैं यहाँ पर 101 स्टूडेंट आईडी कितना दे दिया, 101, नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम मैं यहाँ पर देता हूँ अमिताभ। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बच्चन लिखूँगा, ये अमिताभ सिंह है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं हमेशा स्टूडेंट उसको बना देता हूँ। पढ़ाता था, नहीं समझ में आता बहुत पूछता था। ठीक है, चलिए डाल दिया मैंने अमिताभ सिंह। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब इसका डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको अच्छा लगे, यहाँ से आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जहाँ का भी डेट ऑफ बर्थ जितना भी आप देना चाहते हो, या तो आप ऐसे करके सेलेक्ट कर लो, या वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में आपको इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने आप क्या करेगा, डेट ऑफ बर्थ ले लेगा। ठीक है, जेंडर, ठीक है, पिताजी का नाम, क्वालिफिकेशन, मैंने क्या बोला था, ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो क्या करना होगा आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिख लो। एड्रेस, ट्वेल्व बाई 1 करोल बाग, सिटी दिल्ली, पिन कोड, स्टेट और कॉन्टैक्ट नंबर। 10 से ज़्यादा लेगा ही नहीं, आप इंटरव्यू करोगे तो नहीं लेगा। ठीक है, और यहाँ पर अब ईमेल आईडी डालना है आपको, तो ईमेल आईडी समझ में आ रहा है,
हाइपरलिंक में क्या हो रहा है, इसी तरह से आता है नॉर्मली। अब आपको उसका फ़ोटो डालना है, इधर यहाँ पर देख रहे हैं ना, अटैचमेंट डालना है फ़ोटो आपको, क्लिक कर लीजिए, ऐड करिए। आपको वो लोकेशन पूछेगा कि भाई लोकेशन किधर है फ़ोटोज़ का, कहाँ है, आपने अपने दोस्त का फ़ोटो किधर रखा है, अपने स्टूडेंट का फ़ोटो किधर रखा है, ठीक है। तो वो लोकेशन क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि लोकेशंस कहाँ है। तो मैं देखूँ यहाँ पर कोई फ़ोटोज़ है कि नहीं। इमेजेस, इसी को ले लेता हूँ मैं, आ गया। ये पहला रिकॉर्ड इंटर हो गया। अगर आपको लगता है ओके है, फिर से नेक्स्ट करिए। अगला रिकॉर्ड फिर से बोल रहा, बाय डिफ़ॉल्ट एफ आ गया। दूसरा रिकॉर्ड भी इंटर कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट आईडी फील्ड था प्राइमरी की फील्ड है। प्राइमरी की फील्ड जहाँ भी आप डिफाइन करिएगा वहाँ पर एक की टाइप का ऑप्शन आएगा, और जो प्राइमरी की वैल्यूज़ होता है वहाँ पर कोई भी नल या डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, यानी बिना प्राइमरी की वाले वैल्यू को इंटर किए हुए आप आगे नहीं जा सकते। या एक स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी आपने 101 डाल दिया F101, तो दूसरे स्टूडेंट का 101 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 102 एंट्री कर रहा हूँ, और अब आ रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट का नेम कुणाल सिंह, डेट ऑफ बर्थ समझ में आ रहा, इस तरह भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जेंडर, फादर नेम, ठीक है, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, और फिर से फोटोज़। जो भी फ़ोटोज़ आपको लगे कि एंटर करना है, सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये जितने भी रिकॉर्ड आप एंट्री कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड किधर जाके स्टोर हो रहा है, टेबल में। तो फॉर्म के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होता, जो भी स्टोर होगा कहाँ स्टोर होगा, टेबल में। फॉर्म जस्ट एक लुक है जहाँ पर आपको एक बेटर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। इसको देख के कोई भी पर्सन समझ जाएगा कि भाई वहाँ स्टूडेंट आईडी एंटर करना, वहाँ सर स्टूडेंट का नेम है, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पर जेंडर, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल आईडी, देन फोटो, कोई भी आसानी से समझ जाएगा। तो फॉर्म एक लुक है, लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए इंटरेक्टिव वे में लोग क्या करें, डेटा को बिना एरर्स किए हुए क्या करें, एंट्री करें। एक अननोन पर्सन जिसने अभी तक डेटाबेस को नहीं समझा होगा, उसको भी अगर इसको एंट्री करने के लिए दोगे तो वो क्या करेगा, एंट्री कर लेगा। लेकिन डेटाबेस में टेबल उसको ओपन करके दोगे तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। अब इसको आके ओके कर दीजिए। अब देखते हैं टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड स्टोर हुआ या नहीं। ये फॉर्म है, आप इसको क्लोज कर सकते हो ऐसे, और यहाँ स्टूडेंट के टेबल के ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए। क्या हो गया, ये आ गया ना, रिकॉर्ड एंट्री हो गया एक करके, ठीक है। समझ में आ रहा किस तरह से टेबल को क्रिएट करेंगे। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। एक टेबल क्रिएट कर लिया, अब इसी टेबल के अंदर दूसरा टेबल भी क्रिएट करना आपको, ठीक है। एक टेबल किसका क्रिएट किया हम लोगों ने, स्टूडेंट का। अब एग्जाम का एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करें तो अगर दोबारा कोई टेबल क्रिएट करना, आपको किस टेबल के ऊपर कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, टैब पे क्रिएट, और यहाँ पर पहले क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा, एग्जाम का टेबल। तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करके क्या कहाँ क्लिक करिएगा आप, टेबल के ऊपर। जैसे टेबल के ऊपर क्लिक किए, फिर से देखिए टेबल 1 आ जाएगा उधर। आपको क्या करना है, टेबल को डिज़ाइन करना फिर दोबारा से। तो यहाँ पर आते हैं, व्यू में जाएंगे और डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन, किस चीज़ का, एग्जामिनेशन टेबल को क्रिएट करते हैं, इधर ओके कर दीजिए। अब फॉरेन की और प्राइमरी की, ये दोनों की, प्राइमरी की मैंने बता दिया कि जो भी की, कोई भी की जो प्राइमरी की है, ठीक है, उसमें कोई भी नल या डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं होता है। तो अब अगर हम एग्जामिनेशन टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन टेबल में एग्जाम के यूनिक एग्जाम को
आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम नंबर होगा, ठीक है, या एग्जामिनेशन आईडी होगा, ठीक है, यानी टेबल, उस टेबल में एग्जामिनेशन टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए फील्ड चाहिए हमको, तो हम यहाँ पर फील्ड का नेम दे देते हैं एग्जाम आईडी, और एग्जाम आईडी को भी मैं टेक्स्ट में ले रहा हूँ, और इसको भी मैक्सिमम मैं 4 डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ भाई इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा, ई से। एग्जाम का डिफ़ॉल्ट वैल्यू किससे स्टार्ट होना है, ई से, ठीक है। तो ई टाइप करके इंटर की जरूर प्रेस करेंगे, नहीं तो वो डबल कोटेशन आएगा नहीं वो, ठीक है। तो ई कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं जब एग्जाम देगा तो उसका रिकॉर्ड किधर से आएगा, स्टूडेंट टेबल से, किधर से आएगा, स्टूडेंट टेबल से। तो मैंने स्टूडेंट आईडी लिख दिया इधर, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी को मैं फॉरेन की यूज़ करूँगा यहाँ पर, क्योंकि फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यही होता है, किसी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, उसके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, वहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं हो इसलिए क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी की। लेकिन फॉरेन की तब यूज़ होता है जब किसी एक टेबल में उस टेबल का आईडी, ठीक है, प्राइमरी की दूसरे टेबल में हम एज अ की सेकेंडरी की के टर्म में यूज़ करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरेन की। जैसे स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या था, प्राइमरी की था, लेकिन उसी आईडी को हम यहाँ इंटर करेंगे एग्जाम टेबल के अंदर, तो यहाँ पर वो कौन सा की कहलाएगा, फॉरेन की। तो किसी टेबल का प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल में भी यूज़ हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आईडी डाल देते हैं, यहाँ भी स्टूडेंट आईडी को डालने के बाद इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट ही रखेंगे। मैक्सिमम साइज क्या था इसका, 4, और पहला वैल्यू क्या था, एफ। जैसा वहाँ था वैसा ही यहाँ भी डालना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच में डेटा मिसमैच करेगा तो रिलेशन क्रिएट नहीं होगा और डेटा एंट्री भी नहीं कर पाओगे आप, ये ध्यान में रखना, एंट्री करते समय एरर शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे की ओर भी मूव कर ले थोड़ा सा। अब एग्जामिनेशन है, आईडी दे दिया आपने, तो क्या कितना एग्जाम दीजिएगा, स्टूडेंट, तो आईडी डाल दीजिए तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा स्टूडेंट एग्जाम देने वाला। आप नाम एंट्री करना चाहते हो तो कर लो, मैं नहीं एंट्री करूंगा क्योंकि सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी टेबल के अंदर क्या है, स्टोर किया है। जैसे एग्जामिनेशन आईडी देंगे और स्टूडेंट आईडी देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है आपको। अगर आपको स्टूडेंट नाम डालना डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। 2 बार एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन बस वही है, ठीक है। नहीं डालना तो नहीं भी डाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ इधर, अब एग्जाम अपने को यहाँ पर एग्जामिनेशन में हिंदी का एग्जाम लेना, एग्जाम किस में आएगा, नंबर में, क्योंकि एग्जाम को क्या, नंबर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना आपको। तो यहाँ टेक्स्ट होगा क्या, क्या होगा, नंबर। आप यहाँ से नंबर चूज़ कर सकते हो, ऐसे क्लिक करके भी नंबर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हिंदी का एग्जाम लिया आपने, इंग्लिश का ले लिया, ये भी किस में आएगा, नंबर में। उसके बाद मैथमेटिक्स का भी ले लिया, ये भी किस में आएगा, नंबर में। इसके बाद कंप्यूटर का, कंप्यूटर पढ़ोगे और कंप्यूटर का एग्जाम नहीं दोगे, है ना। कंप्यूटर का भी ले लेते हैं, और साइंस, चलो फिजिक्स का ले लेते हैं, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का भी ले लें, ठीक है। इतने सब्जेक्ट का मार्क्स एंट्री कर लेंगे तो टोटल करना पड़ेगा ना, कितना आया। इसके बाद एवरेज भी कर लें, वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं, इसको सेव कर ले, और जैसे वहाँ फॉर्म क्रिएट किए थे वैसे फिर फॉर्म क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम दोनों टेबल को क्रिएट किया, प्राइमरी की और फॉरेन की भी यूज़ किया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे और क्वेरी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद देखिए दोनों ही टेबल, 2 टेबल आपने क्रिएट किया था, स्टूडेंट और एग्जामिनेशन, दोनों शो कर रहा है इधर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इसको ऐड कर दिया, ऐड हो गया। फिर एग्जामिनेशन टेबल को भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और देखिए गौर से, मैंने यहाँ पर कोई रिलेशन क्रिएट नहीं किया खुद से। अगर यहाँ पर फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली जो रिलेशन, देखिए स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट आईडी के साथ हो गया ना रिलेशन। अगर ये चीज़ नहीं देते तो आपको यहाँ पर किसके किसके साथ में रिलेशन क्रिएट करना है ये आपको बताना पड़ता, ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ता। लेकिन अगर आपने प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की था, लेकिन एग्जामिनेशन टेबल के अंदर वो स्टूडेंट आईडी क्या है, फॉरेन की है। समझ में आ रहा? तो प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं,
अब इस फील्ड में जितने सारे रिकॉर्ड है, इस सारे रिकॉर्ड को हमको एक साथ यूज़ करना है, इसलिए हम लोग क्वेरीज को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर एक साथ यूज़ नहीं करना होता, खाली एग्जामिनेशन टेबल को यूज़ करते तो खाली एग्जाम क्वेरी क्रिएट ही नहीं करते हम, जरूरत ही नहीं था उसका। जहाँ कहीं भी दोनों टेबल के रिकॉर्ड को एक साथ यूज़ करना होता है, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम लोग, रिलेशन क्रिएट करते हैं, क्वेरीज को क्रिएट करते हैं। अगर नहीं सिंगल टेबल के रिकॉर्ड को यूज़ करना, रिलेशन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आते हैं, अब स्टूडेंट के का जो टेबल है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ऐसे यहाँ से ड्रैग करेंगे और इधर आके क्या कर देंगे, ड्रॉप। देखिए स्टूडेंट टेबल का जितना रिकॉर्ड था सब आ गया, इधर आ गया। इसी तरीके से एग्जामिनेशन टेबल का भी जितना रिकॉर्ड है इसको इधर से ड्रैग करके इधर क्या करेंगे, ड्रॉप। अब देखिए एग्जामिनेशन टेबल का भी सारा रिकॉर्ड क्या हो गया, इधर आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको लगता है कि किसी इसमें से किसी टेबल के रिकॉर्ड को हमको अपने क्वेरीज के अंदर नहीं लेके आना है, या जहाँ फॉर्म क्रिएट करना वहाँ डिस्प्ले नहीं करे, तो यहाँ पर विजिबिलिटी शो कर रहा है ना, यहाँ पर इसको अगर आप यहाँ से क्लिक करके हटा दीजिएगा, तो जब आप क्वेरी को डिज़ाइन करने के बाद टेबल क्रिएट करिएगा, फॉर्म क्रिएट करिएगा, तो वहाँ पर वो फील्ड शो नहीं करेगा। मुझे भी रखना है सारे फील्ड को, तो मैं इसको क्लिक करके ही रख देता हूँ। अब आते हैं भाई, कैलकुलेशन होना चाहिए ना, ये जो टोटल है ये टोटल का कैलकुलेशन तो होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं होगा तो फिर आप टोटल वाला फील्ड को कैसे इंप्लीमेंट करिएगा, कर ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो टोटल वाले फील्ड को इंप्लीमेंट करने से पहले आप अपने टेबल को जो क्वेरीज क्रिएट किए उसको सेव कर लीजिए सर। अगर सेव नहीं करिएगा तो वहाँ फॉर्मूला सही तरीके से शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या कर लिए, टोटल वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। टोटल वाले फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्डर बटन के ऊपर क्लिक करना है। किधर क्लिक करिएगा, बिल्डर। जब बिल्डर बटन के ऊपर क्लिक करिएगा तो देखिए क्वेरी 1 आपने इसी नाम से सेव किया अपने रिकॉर्ड को, है ना, आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, बिल्डअप, आपको टोटल को यहाँ से पहले इरेज कर दीजिए, इक्वल टू का साइन दीजिए, जैसे एक्सेल के अंदर करते थे। किसी भी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने से पहले क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन दे देते हैं। इक्वल टू का साइन देने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या प्लस करना है, प्लस करना है हिंदी को, प्लस कर देना है इंग्लिश को, प्लस कर देना है मैथ को, प्लस कर देना है कंप्यूटर को, प्लस कर देना है फिजिक्स को, और प्लस कर देना है केमिस्ट्री को। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट में सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता होगा आपको, इंग्लिश। हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है, क्यों, तुमको क्या लगता है, इंग्लिश लगता है जी? हमको हिंदी इंग्लिश नहीं। चलो आप लोगों को कंप्यूटर किसी को आसान नहीं लगता। कोई भी सब्जेक्ट आसान कब लगता है पता है, जब वो आपके लिए इजी हो जाए, जब आपको आने लगता है, समझ में आता है। हिंदी तो स्वाभाविक है, बचपन से हिंदी बोलते आए, हिंदी तो आसान होगा ही। तल्लाबे सौ मूर्धन सौ दंत सौ तो सभी लोग शुरू से बचपन से पढ़ता है, तो वो तो आसान होगा ही। जो बंगाली मीडियम है उसके लिए बंगाली आसान होगा, बचपन से पढ़ता है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है उसको, उसके लिए क्या आसान हो जाएगा, इंग्लिश। ये तो लैंग्वेज का पेपर आसान होना है। फिजिक्स कितने को अच्छा लगता है? अगर मैं आपको कंप्यूटर को अच्छा से पढ़ाऊँ तो आपको कंप्यूटर आसान लगेगा, तो आपको वही पेपर आसान लगता है जिसके गुरुजी अच्छे होते हैं और अच्छे से आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए कंप्यूटर अच्छा नहीं है, तो कंप्यूटर अच्छा होना चाहिए ना। तो हिंदी इंग्लिश अच्छा था, मतलब हमसे ज़्यादा अच्छा वो गुरुजी है जिन्होंने तुमको हिंदी और इंग्लिश क्या किया, अच्छा से पढ़ाया। जो सच है वो है, है ना। कभी भी इंसान को अपने अंदर अहंकार को पालना नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमान को मरने भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तुम्हारे मन से अपने आप निकलेगा कि हाँ सर कंप्यूटर अच्छा लगता है। नहीं निकला कोई बात नहीं, मैं निकलवा के तुमको यहाँ पे रखूँगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया मैंने, यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट कर लिया, जो इम्प्लीमेंटेशन था फॉर्मूला वो कर दिया, ओके कर देते हैं, और इंटर की प्रेस कर दिया। जैसे इंटर की प्रेस नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने इंटर की प्रेस किया, यहाँ एक्सप्रेशन 1 आ रहा है, ये एक्सप्रेशन 1 को आपको हटाना है। और आपने किस चीज़ के लिए फॉर्मूला सेट किया था, टोटल के लिए, तो आपको टाइप कर देना है यहाँ पर टोटल, नहीं तो सही से वैल्यू शो नहीं करता। ठीक है, अब इसी तरह से एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज जो निकालेंगे, फिर से किधर क्लिक करेंगे। अब एवरेज कैसे निकलता है, आप सभी लोगों को मैथ वाले सर ने पढ़ाया होगा अच्छा से। क्या मैथ फेवरेट नहीं रहा होगा? सर मैं मैथ कभी फेवरेट नहीं है। वो तो कोई बात नहीं, एक्चुअली इसका कारण कोई टीचर नहीं होता, उसका कारण तुम्हारा दोस्त, परिवार के लोग, रिश्तेदार, ये सब होते हैं जो बचपन से आपको डराते रहते हैं कि मैथ पढ़ेगा और फेल हो जाएगा, है ना।
अगर मैथ का ज़्यादा होमवर्क करके स्कूल में ले जाओ, किसी दिन अगर जोश में अच्छा से होमवर्क कर लिए, स्कूल में ले गए, तुम्हारा दोस्त अच्छा पढ़ाकू हो गया है, चल आज बाहर बताते हैं, हो गया, आधा स्टेमिना तो वहीं ख़त्म हो जाता है कि नहीं। अगर होमवर्क करने लगे अच्छा से मैथ का, जो भी था सबका मैथमेटिक्स में अगर होमवर्क अच्छा से करने लगे स्कूल के अंदर, ठीक है, और तुमने किसी को अपना होमवर्क, अब मैथ्स का होमवर्क सभी लोग नहीं कर पाते, अपने दोस्तों को नहीं दिया, उसके साथ दुश्मनी हो गया, है कि नहीं। अब बाहर में जाके वो पिज़्ज़ा मंगा के खाएगा, लेकिन आपको नहीं देगा, तूने कॉपी नहीं दिया तो हम पिज़्ज़ा कैसे दे, है ना। तो इसीलिए मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, और रिश्तेदार तो डराते ही रहते, अच्छा मैथ पढ़ रहा है उसका लड़का, कोई बात नहीं, देखना क्लास 10 एग्जाम देगा, फेल होगा ना तब बताएंगे, अभी पढ़ने दो। और बेचारा सुन के इतना सुनता है कि वो डर के मारे मैथ पढ़ना ही छोड़ देता है। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ जो मैथ वाले टीचर होते हैं उनके यहाँ तो स्टूडेंट जाता ही नहीं है, मतलब आर्ट्स वाले के यहाँ 500 तो मैथ वाले के यहाँ 5 ठो रहता है, बेचारे बाहर खड़े होकर आर्ट्स वाले को देखते रहते हैं, हाँ सही बात, सच है ना। अब उनको उनका परिवार चले कैसे, ये बताओ, 5 टीचर में कैसे चलेगा उनका परिवार, दिक्कत है ना। चलिए कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक जगह होता है। पश्चिम बंगाल में आर्ट्स और कॉमर्स वाले के यहाँ भरे हुए होते हैं, जबकि बिहार में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, वहाँ मैथ्स वाले के यहाँ भरे होते हैं। तो जहाँ जैसा देश वैसा भेष। चलिए आते हैं, यहाँ पर एवरेज निकालना, हमको इक्वल टू का साइन दे देते हैं। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जितने सारे सब्जेक्ट है सबको प्लस करके डिवाइडेड जितने नंबर ऑफ आपका ये है उससे डिवाइड कर लो, एक तो तरीका ये है। दूसरा ये कि भाई सारे सब्जेक्ट को आपने टोटल में टोटल कर दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल को ले लीजिए और डिवाइड का साइन दे दीजिए इधर से, और डिवाइड का साइन देने के बाद कितने सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे पक्का। चलिए हमको तो लगा कि गब्बर सिंह के जैसा पूछना पड़ेगा कितने आदमी थे, ठीक है। तो सब्जेक्ट कितने थे, 6, तो टोटल डिवाइडेड बाय 6 कर देते, ओके करते हैं, और यहाँ पर इंटर की को प्रेस कर देते हैं। फिर से यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 आ जाएगा, इसको क्या करना है हमको यहाँ से इरेज करना, और यहाँ पर AVG दिया था हम लोगों ने, तो जो हम लोगों ने टेबल के लिए फील्ड के नेम को असाइन किया था वही देंगे, एवरेज लिख देंगे तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। AVG लिखा है हम लोगों ने, तो AVG यहाँ पर देना होगा और इंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए ये पूरा का पूरा क्वेरीज क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ से सेव कर लीजिए, क्वेरी सेव हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर क्वेरी 1 था, इसको सेलेक्ट करके अगर आपको टेबल को डिज़ाइन नहीं करना तो फॉर्म को डिज़ाइन नहीं करना तो डायरेक्टली इस फॉर्म बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, डिज़ाइन करना तो डिज़ाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा है तो डायरेक्टली क्या करता हूँ, फॉर्म के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। देखिए आ गया, ठीक है, फॉर्म अपने आप डिज़ाइन हो गया, सारा फील्ड भी आ गया, फोटोज सब आ गया, एग्जामिनेशन ID आ गया, स्टूडेंट ID, एग्जामिनेशन ID में स्टूडेंट ID के फील्ड से ले लेगा, एंट्री करके देखें, व्यू में जाते हैं, फॉर्म व्यू। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, फॉर्म जब आपने क्रिएट किया था तो स्टूडेंट ID F101 एक टेबल के अंदर एंट्री कर दिए थे। अब अगर यहाँ एंट्री करिएगा एग्जामिनेशन फील्ड के लिए तो वहाँ क्या करेगा, दोबारा एंट्री लेगा तो एरर शो करेगा। तो मैं कोई दूसरा रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, F105 कर दे रहा हूँ, ठीक है, नाम दे दे रहा हूँ सुकेश प्रसाद, डेट ऑफ बर्थ 5/5/2001, ठीक है। अब आते हैं जेंडर, यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, और फादर का नेम क्वालिफिकेशन, चलिए BBA दे दे रहे हैं, क्या है, ठीक है। एड्रेस एंट्री कर रहा हूं, ईमेल ID, फ़ोटोज़ डालना है आपको, यहाँ क्लिक करिए, फिर से अटैचमेंट आएगा, इधर क्लिक करिएगा, ऐड कर दीजिए, और जो भी फ़ोटो डालना है दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। फ़ोटो आ गया। अब एग्जामिनेशन ID E001 यही दिया था मैंने, ई से स्टार्ट करने के लिए डाल दिया।
यहाँ स्टूडेंट आईडी देखिए ऑटोमेटिकली क्या किया, समझ में आ रहा, एंट्री करना पड़ा। स्टूडेंट आईडी का जो प्राइमरी की था यहाँ पर फॉरेन की बनाए थे, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आईडी का जो प्राइमरी की है यहाँ पर अपने आप एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं, अब हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसको सेव कर लीजिए। ध्यान में ये रखिएगा, ये जो आपने एंट्री किया है ये एंट्री फॉर्म में किया, फॉर्म में जाके जस्ट एक टेबल में रिकॉर्ड दिखेगा तो नहीं दिखेगा, दोनों टेबल को आपने किधर स्टोर किया है, क्वेरीज के अंदर। तो आपका जो भी रिकॉर्ड होगा ये टोटल वाला रिकॉर्ड भी किधर जाके शो करेगा, क्वेरीज के अंदर। आप इसके अलावा सिंगल किसी भी टेबल के अंदर शो करवाइएगा उसको तो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डेटाबेस का एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट कि डेटाबेस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद आप जितना भी रिकॉर्ड आप इंटर करते चले जाओगे इसके अंदर रिकॉर्ड होता इंटर होता चला जाएगा। अब आते हैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको रिपोर्ट क्रिएट करना, मान लो 1000, 2000, 5000 रिकॉर्ड आपने इंटर कर दिया और सारे रिकॉर्ड्स को आपको एक साथ प्रिंट करना है, रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर रिपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए समझ में आ रहा है आपको, कितने रिकॉर्ड इंटर किया आपने, एक ही रिकॉर्ड इंटर हुआ टेबल के अंदर, क्वेरीज के अंदर, तो एक ही रिकॉर्ड क्या किया इसने, शो किया। अगर ये रिपोर्ट आप क्वेरी के जगह पर स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करके और फिर रिपोर्ट को क्रिएट करते तो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड इंटर किया था आपने, समझ में आ रहा, क्वेरीज अलग होता है, टेबल अलग है, फॉर्म अलग है, ठीक है, रिपोर्ट अलग है, सबको एक जैसा नहीं समझिए। अगर सेपरेटली हर किसी के कॉन्सेप्ट को सही से समझा जाए तो आपको समझ में आएगा। डेटाबेस सिस्टम ठीक उसी तरीके से जैसा डेटाबेस अलग होता है, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ज़्यादातर लोग डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम को एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए आपके माइंड के अंदर सारी चीज़ें, तभी आप सही से समझ पाओगे। ठीक है।